तो लास्ट वीडियो में हमने संस्कृत व्याकरण के लास्ट वीडियो में स्वर संधि तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने उसमें कुछ आगम ये सारी चीज़ें भी देख ली थी। उसके पहले हम लोगों ने वर्ण विचार भी देख लिया था। तो ये सारी चीज़ें लास्ट के शायद 3 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये संस्कृत व्याकरण का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो हमने स्वर संधि में क्या देखा था, अथवा उसके पहले संधि में हमने क्या देखा था कि संधि में दो चीज़ें होती हैं, दो शब्द होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो शब्द होते हैं। एक पूर्व पूर्व शब्द बोल सकते हैं, एक को पर शब्द बोल सकते हैं। ये पूर्व शब्द हो सकता है, ये पर शब्द हो सकता है। पूर्व शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसके अंतिम जो वर्ण निकलेंगे उसको हम लोग बोल सकते हैं पूर्व वर्ण, और इसका जो अंतिम पहला जो वर्ण आएगा पर शब्द का पहला जो वर्ण आएगा उसको हम बोल सकते हैं पर वर्ण। तो पूर्व वर्ण और पर वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। हमने स्वर संधि में ये देखा कि पूर्व वर्ण हो अथवा पर वर्ण हो, यानी कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तभी जाके हम स्वर संधि बोलते हैं, यानी कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों स्वर होना चाहिए तो ही स्वर संधि होता है। स्वर संधि में हमने कुल मेनली 5 और उसके बाद और दो भेद, पूर्व रूप और पर रूप, ये कुल मिला के 7 हमने पढ़ा। जब व्यंजन संधि की बात होगी तो उसमें पूर्व वर्ण जो है वो तो व्यंजन रहेगा हर हाल में। वो क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा। व्यंजन कहने का मतलब ये हुआ तोड़ने के बाद व्यंजन रहना चाहिए, ये नहीं जैसे कि क है कि लास्ट में हमने लिख दिया कमल, तो क्या कमल का जो लास्ट है उसमें वो व्यंजन से अंत हो रहा है कि स्वर से अंत हो रहा है। तो अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ल हलंत प्लस अ आएगा। तो अ आ गया ना लास्ट में, तो अ आ गया तो इसका मतलब ये क्या आ गया, अब व्यंजन नहीं रह गया, ये स्वर हो गया। तो हम इसको व्यंजन के कैटेगरी में नहीं डाल पाएंगे कि ये व्यंजन से अंत हो रहा है। व्यंजन से अंत तभी बोला जाएगा जब अंत में सिर्फ और सिर्फ व्यंजन रहे, उसमें छुप के स्वर न जुड़ा रहे। ये चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो पहला व्यंजन होना चाहिए जो पूर्व वर्ण है, और पर वर्ण कुछ भी हो सकता है, व्यंजन हो सकता है अथवा स्वर भी हो सकता है। तो पर वर्ण पे ये कंडीशन नहीं है कि वो व्यंजन रहेगा कि स्वर रहेगा। तो जब ये कैटेगरी बनेगा कि पूर्व वर्ण व्यंजन रहे और पर वर्ण कुछ भी रहे, तो इसको कौन सा संधि बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। ऊपर में जब पूर्व और पर दोनों क्या था, स्वर था। जैसे कि स्वर संधि का एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, इसमें क्या था, व हलंत, हर्षई, द हलंत, य हलंत और आ। तो ये पूर्व वर्ण क्या हो गया, यहाँ पे स्वर हो गया, आ हो गया। और इधर में जब आलय करेंगे तो आ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस अ। तो यहाँ पे पर वर्ण भी क्या है, आ है। तो दोनों स्वर था, तो इसलिए इनके बीच में कौन सा संधि हुआ, स्वर संधि हुआ। अब जब हम देखने वाले हैं व्यंजन संधि में, उसमें निश्चित रूप से पहला जो वर्ण होगा वो क्या होगा, व्यंजन होगा। जो पूर्व वर्ण होगा वो व्यंजन होगा। यानी कि पूर्व वर्ण का मतलब क्या होता है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण। ये विद्या था, विद्या पहला शब्द था, इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ। वर्ण विच्छेद करना हम लोग सीखा है अच्छे से। तो वर्ण विच्छेद करके अंत में देखेंगे कि क्या है, व्यंजन है कि स्वर है। व्यंजन का पहचान क्या होता है, जो भी क ख ग घ रहता है उसमें हलंत लगा रहेगा तो व्यंजन उसको बोलेंगे। जब भी हलंत लग जाता है उसका मतलब ये होगा कि अब उसमें कुछ भी स्वर छुपा हुआ नहीं है, सारा स्वर उसमें से क्या हो गया है, निकल गया है। ये इसका परिभाषा होता है। तो व्यंजन संधि में सूत्र आएंगे, जैसे कि स्वर संधि में सूत्र आ रहे थे दीर्घ संधि के लिए, यण संधि के लिए, आयादी संधि के लिए सब। तो वैसे ही व्यंजन संधि में भी कुछ कुछ सूत्र आएंगे, उन सूत्रों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कोई प्रकार नहीं आएगा, यहाँ पे सीधे सीधे सूत्र आएंगे और उन सूत्रों को अप्लाई करके ही हम व्यंजन संधि करते हैं। तो जो सबसे पहला सूत्र है व्यंजन संधि का, वो है अपने पास अस्तु अस्तुना अश्चु। सूत्र का क्या नाम है, अस्तु अश्चुना अश्चु।
तो ये सूत्र हो गया। इसको दिमाग पे रखना है, याद करके लिखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि एग्जाम में इसका आ जाएगा व्याख्या करने के लिए कि इसका व्याख्या करें। तो हमको इसका व्याख्या आना चाहिए सही से समझ में कि ये क्या सूत्र कहना चाहता है। तो यहाँ पे अपने पास है अस्तु अश्चुना अश्चु। इस सूत्र का क्या मीनिंग हुआ? इस सूत्र का मीनिंग ये होता है कि अगर हमने देखा कि संधि में होता क्या है, एक पूर्व वर्ण होता है, एक पर वर्ण होता है। पहला शब्द के अंतिम वर्ण को पूर्व बोलते हैं और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को पर बोलते हैं। तो यदि पूर्व वर्ण क्या हो, स हलंत हो, ठीक है, दांती स हो, और अथवा तवर्ग हो। पहला वर्ण स हलंत हो अथवा तवर्ग हो, यहाँ पे तवर्ग लिख देते हैं, तवर्ग हो। और दूसरा वर्ण क्या हो, दूसरा वर्ण तलाबे स हो अथवा चौवर्ग हो। ठीक है, पहला वर्ण ये हो अथवा दूसरा वर्ण क्या हो, तलाबे स हो अथवा चौवर्ग हो। तो होता क्या है, इस ये जो यहाँ पे दांती स है, दांती स के स्थान पर तलाबे स हो जाता है और तवर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, चौवर्ग हो जाता है। ध्यान ये देना है कि चौवर्ग का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि जो बदलाव होगा तवर्ग से चौवर्ग में वो चौवर्ग के हिसाब से होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अस्तु अस्तुना अस्तु सूत्र क्या बोल रहा है कि यदि पूर्व वर्ण दांती स हो या तवर्ग हो और दूसरा वर्ण तलाबे स हो अथवा चौवर्ग हो, तो तलाबे स के स्थान पे दांती स के स्थान पे तलाबे स हो जाता है और तवर्ग के स्थान पे चौवर्ग हो जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें मनस प्लस चलती। तो सबसे पहले तो ये पता चल जाना चाहिए कि ये यहाँ पे व्यंजन संधि होगा, स्वर्ग संधि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम मनस को तोड़ेंगे तो अंत में स हलंत ही आएगा, इसके बाद हम इसमें अ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हलंत का मतलब ही क्या होता है कि उसमें अब अ लगा हुआ नहीं है। तो ये है यहाँ पे मनस प्लस चलती। तो अब यहाँ पे जब मनस प्लस चलती हो गया तो हमको इसमें देखना है कि क्या अस्तु अश्विन सूत्र लग सकता है। तो पहला वर्ण क्या हो गया, इसमें स हलंत है और दूसरा वर्ण क्या है, च हलंत प्लस अ रहेगा, यही रहेगा। इसको चलती को तोड़ेंगे तो यानी कि अगर अ को हम तोड़ भी दे तो यहाँ पे च आ गया, यहाँ पे स आ गया, तो अस्तु अश्विन सूत्र तो लग सकता है। और सूत्र क्या बोलता है कि ये जो तलाबे स है, ये जो दांती स है, यहाँ पर इस दांती स को किस चीज में बदल देना है, तलाबे स में बदल देना है। तो तलाबे स में बदल देंगे इसको, ये यहाँ से कट जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, म न तलाबे स प्लस चलती। जोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, म न तलाबे स च लती, मनस चलती। हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमें शब्दों को देखना होता है जोड़ने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसी चीज पे। जैसे कि जिसका चरित्र अच्छा होता है, सत्गुण, सत्व गुण से संपन्न रहता है। सत्व गुण मतलब अच्छाई का गुण जो रहता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, हिंसा नहीं करना, ये सब गुण हो जाता है। तो सत्य चरित्र, तो सत्य चरित्र को हम देखना चाहते हैं कि सत्य मतलब कि सच्चाई। सत्य का मतलब हो गया सात्विक, सच्चाई। और यहाँ पे दूसरा वर्ण क्या आ गया अपने पास, चरित्र। ये आ गया यहाँ पे चरित्र। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि सत्य चरित्र कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे फिर से तो हलंत है, यानी कि तवर्ग का वर्ण हो गया। पूर्व वर्ण क्या हो गया, तवर्ग हो गया। अब पर वर्ण में क्या है, पर वर्ण में यहाँ पे च हलंत है शुरुआत में। तो चूंकि यहाँ पे पर पूर्व वर्ण जो है व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि हो गया। और व्यंजन संधि में भी पूर्व वर्ण तवर्ग है और पर वर्ण चवर्ग है, तो अस्तु अश्विन सूत्र लग जाएगा। अस्तु अश्विन सूत्र क्या बोलता है कि तवर्ग को चवर्ग में बदल देना है। तो तवर्ग को चवर्ग में बदलेंगे तो के बदला में क्या आएगा, तो च आएगा। के बदला में क्या आएगा, यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे से अब हट जाएगा, इसके बदला में क्या आएगा, च आएगा, च हलंत है। ठीक है, यहाँ पे च था तो च हलंत आया। यहाँ पे इस साइड में अगर
ज रहता तो यहाँ पे ज आता, भले ही त रहे। ये नहीं समझना है कि यहाँ पे च क्यों आया। ध्यान देना है कि यहाँ पे च क्यों आया। क्या त है तो त पहला वर्ण है तो इसके वजह से च आ गया, या इधर में च था इसके वजह से आ गया। किसके वजह से यहाँ पे च आया, तो इसके वजह से नहीं आया है। तो च में नहीं, त की वजह से च नहीं आया है। इधर में च था इसके वजह से यहाँ पे च आया है। तो इस चीज को ध्यान देना है। जो हमने पहले बोला था कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चौवर्ग है। चौवर्ग के हिसाब से ही बदलाव हो रहा है। तो जैसे ही अब यहाँ पे च आ गया तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे। स तो रहेगा ही, तो हलंत के बदला में च हलंत आ गया सोचना सूत्र से। और यहाँ पे चरित्र तो है ही अपना। तो अब इसको मिला के कैसे लिखेंगे, मिला के लिखेंगे स, आधा च, पूरा च, अरित्र, सच्चरित्र हो गया। ठीक है। दूसरा हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसमें। उच्चारण, उच्चारण को कैसे लिखते हैं, तो उच्चारण जो शब्द बनता है, जो उच्चारण शब्द बनता है वो कैसे बना हुआ है। उच्चारण शब्द को देख लेते हैं यहाँ पे। तो उच्चारण शब्द के लिए क्या होता है, उत प्लस चारणम। तो ये बनेगा उच्चारणम, सेम इसी की जैसा जैसे सच्चरित्र में बना था। तो हलंत है तो हलंत के बदला में यहाँ पे जो तो हलंत है और यहाँ पे क्या है, च हलंत प्लस आ है इधर में। तो चूंकि तो हलंत व्यंजन हो गया तो व्यंजन संधि होगा। तो इसमें कैसे होगा, तो हलंत की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे चौ हलंत आ जाएगा। तो हलंत के मतलब में क्या आ जाएगा, चौ हलंत। कहाँ से आ गया, इधर वाला देख के आ जाएगा चौ। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, उ चौ हलंत, किस सूत्र से, अस्तु अष्टुना सूत्र से। और इधर वाला चारणम तो है ही अपना। जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, उ आधा च पूरा चा, र र म, उच्चारणम। तो ये हो गया अपना दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग इसमें देख सकते हैं जिसमें कि ये चीजें ज्यादा और स्पष्ट होगी। जैसे कि सज्जन, सज्जन कैसे बनता है, तो सत्य मतलब कि अच्छा आदमी। सज्जन का मतलब क्या है, ये सज्जन व्यक्ति हैं, मतलब कि अच्छे व्यक्ति हैं। तो सज्जन कैसे बनेगा शब्द, तो उसके लिए आएगा सबसे पहले स, तो सत। जैसे कि सच्चरित्र था तो सच्चरित्र में सत्य के बाद चरित्र था, तो सज्जन में क्या होगा, सत्य प्लस जन। अब यहाँ पे चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि क्यों इधर का महत्व है। अब यहाँ पे त हलंत है और इधर में क्या है, ज हलंत है। ये वाला भी हटा देते हैं, ज हलंत है। तो त हलंत किस चीज में बदलेगा, ये ध्यान देना है। त हलंत किस चीज में बदलेगा, त हलंत की जगह पे क्या आएगा, च हलंत आएगा कि ज हलंत आएगा। इधर से देखेंगे तो ज हलंत आना चाहिए, इधर से देखेंगे तो च हलंत आना चाहिए, क्योंकि पहला गुण है तो ये नहीं आएगा, ज हलंत आएगा। इसीलिए बोला जा रहा था कि चौथा जगह वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज के वजह से यहाँ पे ज हलंत आया। तो अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि तो किस में बदल गया, ज हलंत में बदल गया। ठीक है, तो ज हलंत में बदल गया। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे स ज प्लस जन, जोड़ के कैसे लिखेंगे, स आधा ज पूरा ज न, सज्जन। तो ये बन गया अपने यहाँ पे सज्जन। ऐसे ही बनते हैं सज्जन लोग, बन गए यहाँ पे सज्जन। दूसरा एग्जाम्पल, और इसमें हम एग्जाम्पल जैसे कि वैसे ही देख सकते हैं, जगत जननी, जगत जननी भी देख सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया अस्तु अष्टुना सूत्र के। ठीक है। इसी के आधार पे जस्ट जैसे कि अस्तु अष्टुना सूत्र में क्या था, कि अगर यहाँ पे दांती स रहा, अगर यहाँ पर दांती स रहा, ठीक है, अगर यहाँ पर दांती स रहा और यहाँ पे तवर्ग रहा, और दांती स और तवर्ग के बाद अगर तलाब्य स रहा और चवर्ग रहा, तो दांती स के आधार पे कौन सा स आ गया, तलाब्य स आ गया, और तवर्ग के स्थान पे कौन सा आ गया, चवर्ग आ गया। यही हुआ यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो इसी के आधार पे अपने पास अगला जो है, सेम इसी के आधार पे अगला सूत्र आता है। उस सूत्र को भी याद रखना है हम लोगों को। दूसरा जो सूत्र आता है उसको लिखते हैं अष्टुना अष्टु। जैसे वो था अस्तु अष्टुना अष्टु, ऐसे ही ये है अष्टुना अष्टु। क्या हो जाएगा, अष्टुना अष्टु। तो अष्टुना अष्टु में क्या होता है, तो पहले यहाँ पे रहेगा सिंपल, जैसे ऊपर में
दांती स था, तो यहाँ पे भी दांती स रहेगा। और यहाँ पे अगर तवर्ग रहेगा, यहाँ पे तो हलंत लिख के यहाँ पे तवर्ग कर देते हैं। ठीक है। हेलो। हम्म। C29। हम्म। हाँ हाँ, एक मिनट आता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि अपना ये फिर से यहाँ पे क्या आ गया, अष्टुना अष्टु सूत्र। सेम सूत्र है जैसे कि ऊपर वाला सूत्र था। इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे है अपना कौन सा पहले पूर्व वर्ण में क्या है, या तो दांती स हो अथवा तवर्ग हो, जैसे ऊपर में था। सेम यहाँ पर भी है कि दांती स हो और तवर्ग हो। और दूसरा क्या हो यहाँ पे, दूसरा जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा मूर्धन्य स। मूर्धन्य स रहेगा, अथवा क्या रहेगा यहाँ पे टवर्ग रहेगा। ये यहाँ पे बदल गया अष्टुना अष्टु सूत्र में। पहले वाला सूत्र में तलाब्दी स था और चवर्ग था। यहाँ पे क्या आ गया, मूर्धन्य स है और टवर्ग हुआ। तो क्या होगा, तो ये होगा यहाँ पे कि ये जो दांती स है इसके जगह पे मूर्धन्य स आ जाएगा। और टवर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, ट वर्ग आ जाएगा। ट वर्ग आ जाएगा। और सेम इसी के जैसा, जैसे ऊपर में चवर्ग इंपॉर्टेंट था, वैसे ही यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, टवर्ग इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या हुआ सूत्र में, अष्टनाष्टु सूत्र में, अष्टनाष्टु सूत्र में हुआ कि यदि पूर्व वर्ण, जो ये अपना है यहाँ पे पूर्व वर्ण, यदि पूर्व वर्ण दांती स हो अथवा तवर्ग हो, और जस्ट उसके अगला वर्ण यानी कि पर वर्ण मूर्धन्य स हो अथवा टवर्ग हो, तो दांती स के आधान स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है और तवर्ग के स्थान पे टवर्ग हो जाता है। सिंपल सा ये अपना अष्टना अष्टु सूत्र हमसे कहना चाह रहा है। जबकि अब ये अपना यहाँ पे सूत्र आ गया, तो इस सूत्र के आधार पे भी एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे ऊपर में चल रहा था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी एग्जाम्पल आएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, एकदम समान। कैसे कैसे आएगा यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि एक शब्द आता है हमारे पास, संधि करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि हमको संधि करना है। किस चीज़ का संधि करना है, तो संधि करने के लिए यहाँ पे दिया गया है रामस, ये अपना पहला शब्द हो गया। और षष्ठ, ये संधि करना है, यानी कि आपस में जोड़ना है रामस प्लस षष्ठ को। कैसे जोड़ेंगे, तो देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहला शब्द के अंतिम वर्ण में दांती स है, और दूसरा शब्द जो है उसके पर वर्ण जो है वो क्या है, मूर्धन्य स है यहाँ पे। तो अष्टना अष्टु सूत्र लग जाएगा। और अष्टना अष्टु सूत्र क्या बोलेगा, इस तालाब दांती स के स्थान पे कौन सा स ला दो, मूर्धन्य स ला दो, यही बोलेगा यहाँ पे। इस दांती स के स्थान पे मूर्धन्य स ला दो यहाँ पे, तो हम ला देंगे मूर्धन्य स। ठीक है। हलंत के साथ आएगा, पूरा नहीं स आएगा, और नहीं ला देंगे, सिर्फ मूर्धन्य स। तो अब अपना शब्द कैसा बन जाएगा, राम सहलंत, इधर भी षष्ठ था ही अपना। तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, राम, ये तो आधा स रहेगा और ये पूरा स रहेगा। ठीक है। और ये षष्ठ तो रहेगा ही। ये बन गया, यहाँ पे देख लो कितना, मतलब कि बहुत सारा स स आया है। तो चिंता नहीं करना, इसको तोड़ के एक बार दिखा सकते हैं कि क्या क्या इसमें आया है। रहलंत प्लस आ, महलंत प्लस अ, मूर्धन्य स हलंत, फिर मूर्धन्य स प्लस अ, फिर मूर्धन्य स हलंत, फिर ठ हलंत, और तब जाके अ। तो ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद, जो संधि करने के बाद बना। तो ठीक है। तो इस प्रकार से जो अपना चीज है हम लोगों को यहाँ पे
देखना है और समझना है कि कैसे कैसे ये वर्ण जो है आपस में जुड़ रहे हैं, कौन कौन सा सूत्र अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हर जगह इसमें सूत्र अप्लाई होते रहेगा। अगर अप्लाई करने नहीं आएगा सूत्र को देख के तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, इसी चीज़ के आधार पे, इसी सूत्र के आधार पे। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हरीश प्लस टिकट है। क्या हो सकता है यहाँ पे? हरीश प्लस टिकट है। री सहलंत प्लस टिकट है। अभी देखते हैं कि इनको जोड़ेंगे तो कैसे कैसे जुड़ेगा। तो यहाँ पे पूर्व वर्ण क्या हो जाएगा? सहलंत, हरीश का अंतिम वर्ण सहलंत। और टिकट है, इसमें से अपना पर वर्ण मिलेगा तो क्या हो गया? टहलंत मिलेगा। तो पूर्व वर्ण यहाँ पे हो गया अपना दांती स, और पर वर्ण अपना ट है, यानी कि ट वर्ग में क्या है। तो ये दांती स के आधार पे क्या आ जाएगा? स्थान पे क्या आ जाएगा? मूर्धन्य स आ जाएगा। तो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हरि मूर्धन्य स, और यहाँ पे टिकट है। आपस में जोड़ के कैसे लिखेंगे? री आधा स टी क ते, हरीश टिकट है। बन गया अपना ये, सिंपल। ऐसे ऐसे ही हम लोगों को जोड़ते आना चाहिए वर्णों को आपस में। और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि ये पता चले कि जिसमें कि ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा इम्पोर्टेंट है? सेकंड वाला इम्पोर्टेंट है। ये कैसे पता चलता है अपने आप को? एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कैसे आ जाता है? उड्डयन। उड्डयन बागीचा को बोलते हैं। तो उड्डयन का कैसे बनता है? तो उत रहता है, यहाँ पे उत रहता है, और इधर में क्या रहता है? डयनम। हम्म, कितना हो गया? वो तो प्रैक्टिस वहाँ पे है, थर्ड को से बर्तन कटे तो बताना तो कैसे करना। नीचे वाला तो पूछे कोई करना रहेगा था। सुबह 8:30 बजे करनी है। तो यहाँ पे अपना उत प्लस डयनम। तो उत प्लस डयनम में कैसे इसको जोड़ेंगे हम लोग? तो यहाँ पे ये रहेगा अपना तो हलंत। ये तो अपना जैसे है इसके, इसका जो अपना पूर्व वर्ण यहाँ से निकल के आएगा वो तो तवर्ग आ गया यहाँ पे, तो हलंत है। बाद वाला वर्ण क्या आएगा? यहाँ पे ड आएगा। बाद वाला वर्ण क्या आएगा? ड आएगा, जो कहाँ से निकल के आ रहा है? टवर्ग से निकल के आया है। ड किस में का है? ट ठ ड, टवर्ग में का है। तो त वर्ग जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे जो अपना है तो इसी को बदलना है टवर्ग में। तो वर्ग टवर्ग में बदल जाता है, यही यहाँ पे दिया गया था। तो वर्ग किस में बदल जाता है? टवर्ग में बदल जाता है। तो जब टवर्ग टवर्ग में बदलता है तो ये तो जब बदलेगा ट में तो क्या आएगा इसके स्थान पर? ट के स्थान पे ट आ जाएगा। इसके हिसाब से सोचेंगे तो ट आएगा, और इसके हिसाब से सोचेंगे तो क्या आएगा? ड आएगा। तो क्या आएगा? तो ट नहीं आएगा, ड आएगा, क्योंकि टवर्ग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इधर से, तो ड आएगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये आएगा। तो कैसे बनेगा अपने यहाँ पे? उ ड हलंत, इधर में क्या है? डयनम। तो ये क्या बन जाएगा? उ ड हलंत पूरा ड य न म, उड्डयनम। ठीक है। इसी के आधार पे एक और बढ़िया शब्द इसमें आता है जिसको हम लोग देख सकते हैं संधि करके। वो है अपने पास आकृष्ट। हम किसी चीज के प्रति जो आकर्षित हो जाते हैं, वो शब्द आकृष्ट कैसे बना है संस्कृत में? तो वो बना है अपना आ क्री स, और यहाँ पे रहेगा अपना तह। तो यहाँ पे पूर्व वर्ण क्या हो गया? सहलंत, और यहाँ पे क्या है? पर वर्ण में क्या है? त है। तो फिर से यहाँ पे अष्टनाष्टि सूत्र लग जाएगा। पहला वर्ण मूर्धन्य यहाँ पे स है, ठीक है, और बाद वाला तर वर्ण क्या है यहाँ पे? तो वर्ग है। ठीक है। तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा क्या यहाँ पे? तो वर्ग के स्थान पे। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, ये सूत्र यहाँ पे लग तो रहा है, ये पहले से ही यहाँ पे 100 है।
तो ये अपना रहेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तवर्ग जो है इसी को बदलना है, किस में, टवर्ग में। ये जो तवर्ग है ये किस में बदल जाएगा, टवर्ग में बदल जाएगा। तो ये एक अलग से एग्जाम्पल है अपने पास, ठीक है। तो इसको तवर्ग में बदलेगा तो किस में बदलेगा, ट में बदल जाएगा सीधे, यहाँ पे ट है तो ट में बदल जाएगा। तो ये ट में बदलेगा तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आ क्री स तो है ही, और यहाँ पे टह आ जाता है, आकृष्ट, ठीक है। और ये स हलंत है, इसको जोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, आकृष्ट। तो ये भी हो गया अपना अष्टुना अष्टु सूत्र से। तो वर्ग को ही बदलना था ट वर्ग में, तो ट वर्ग बदल गया। ये मूर्धन्य से पहले से ही था तो ये फर्क नहीं पड़ा। दांती सा रहता था तो उसको हम लोग बदलते थे, तो दांती सा को यहाँ बदलना नहीं था, सिर्फ ट वर्ग था, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे बदल दिया। तो दो सूत्र हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, अष्टो अष्टुना अष्टु, अष्टुना अष्टु, दो इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसको हमने यहाँ पे देखा। अब अगला सूत्र पे चलते हैं कि अगला सूत्र क्या है। तो अगला जो सूत्र है अपना इस क्रम में वो है झलाम जसोवंते। क्या है, झलाम जसो अंते, ये है अपना, ठीक है। झलाम जसो अंते कैसे होगा इसका काम, इसका मतलब क्या होगा झलाम जसो अंते का, वो ध्यान से देखना होगा हम लोगों को कि झलाम जसो अंते से क्या अपने को पता चलता है। तो झलाम जसो अंते का मतलब ये होता है कि पद के अंत में स्थित झल प्रत्याहार के स्थान पर जस हो जाता है। यानी कि जो इसमें संधि जब हम करते हैं तो जो पहला होता है पूर्व वर्ण और जो दूसरा होता है पर वर्ण। तो पूर्व वर्ण अगर झल प्रत्याहार का हो, पूर्व वर्ण किस प्रत्याहार का हो, झल प्रत्याहार का हो, तो झल प्रत्याहार के स्थान पे क्या हो जाता है, जस प्रत्याहार हो जाता है। क्या हो जाता है, जस प्रत्याहार। झल प्रत्याहार के स्थान पे क्या हो जाएगा, जस प्रत्याहार हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे होगा, झल प्रत्याहार के स्थान पे जस प्रत्याहार। झल प्रत्याहार का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, तो झल प्रत्याहार में अगर हम लोग देखेंगे, ये प्रत्याहार जो पहला वीडियो था उसके आधार पर, जो पहला वीडियो था झल प्रत्याहार का, इसके आधार पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, जो अपना कफ वगैरह रहता है, क ख ग, ठीक है, और घ, इसमें देखेंगे तो च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध, ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है, झल प्रत्याहार में। तो यहाँ पे ये बोला गया कि पद के अंत में स्थित झल प्रत्याहार के स्थान पे जस हो जाता है। और जस में क्या आते हैं, तो जस में ये आते हैं, ये ग ज तृतीय वर्ण, ये सिर्फ जो तृतीय वर्ण है ये जस में आते हैं, ये जस प्रत्याहार में आएगा। और बाकी पूरा झल में सब आता है, प्रथम वर्ण भी, द्वितीय वर्ण भी, तृतीय वर्ण भी, चतुर्थ वर्ण भी। तो झलाम जसवंते क्या बोलता है, झलाम जसवंते को पर वर्ण से कोई मतलब नहीं है, बस उसको कोई उससे मतलब नहीं है, इसको सिर्फ पूर्व वर्ण से मतलब है, पर वर्ण का इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको झलाम जसवंते सूत्र में पर वर्ण का कोई काम नहीं है, सिर्फ पूर्व वर्ण का काम है। तो पूर्व वर्ण में ये बोला जा रहा है कि यदि झल प्रत्याहार हो तो झल के स्थान पे उसी वर्ग का जस हो जाता है। यानी कि ख के बदला में ग हो जाएगा, ग तो रहेगा तो ग रहेगा ही, घ के बदला में भी ग हो जाएगा। यानी कि ये सब, यानी कि यहाँ पे जो ये सब है ये सब इसमें आ जाते हैं, सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से बताते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा थोड़ी सी क्लियर होगी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। और भी वर्ण आते हैं झल प्रत्याहार में, लेकिन अभी अपने लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही वर्ण को देखना है झलाम में, जसोवंते सूत्र में। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखने लगे। यानी कि चार वर्ण जो है झल में, चार वर्ण है हर का, हमको सिर्फ क्या होना है उसमें कि जो पूर्व वर्ण है उस
का तृतीय हो जाता है। एग्जाम्पल कैसे होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पे। वागीस, वागीस कैसे बनता है, तो वाक प्लस ईश्वर से, वाणी का ईश्वर वागीस। तो यहाँ पे जो क है, क किसका हो गया, झल प्रत्याहार में है। झल प्रत्याहार में सब चीज आता है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो क हलंत है, ये किस चीज में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा जस में। यानी कि जो झल था वो किस में बदल जाएगा, जस में। जस का मतलब तृतीय वर्ण, तो क का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ग हलंत आ जाएगा। तो अब मतलब इसको कैसे लिखेंगे, वा ग ई स, तोड़ के इसको पूरा जोड़ के कैसे लिखेंगे, वा गी स, वागी स। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। यानी कि इधर इसमें क्या हुआ, क्या हम गलती से भी या कहीं से भी पर वर्ण के बारे में सोचे, नहीं सोचे, सिर्फ पूर्व वर्ण देखें। पूर्व शब्द के अंतिम जो वर्ण था, अगर वो झल प्रत्याहार का है तो झल के स्थान पे जस हो जाता है, यही झलाम जसवंत सूत्र बोलता है। पर वर्ण से इसको कोई लेना देना नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा ये चीजें और भी ज्यादा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जगदीश। जगदीश कैसे बनता है, जगदीश का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जगत, जगत प्लस ईश्वर, किस सूत्र से जगदीश बन जाएंगे, जगत का ईश्वर जगदीश कैसे हो गए। तो यहाँ पे तो है, तो किस वर्ग का हो गया, झल, झल प्रत्याहार में आता है तो। इस तो के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो के स्थान पे तो थ द, तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण झल में जस का मतलब हो जाता है तीसरा वर्ण, तो झल की जगह पे तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो थ द हो जाएगा यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, ज ग द, जगत और ईसा, ईसा तो रहेंगे ही। यहाँ पे ईसा गलत लिख दिए थे ऊपर में, हम्म, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम्म, तो जगत प्लस ईस, तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, जगदीश। कैसे बन जाएंगे जगदीश, तो ज ग दी, बड़ा दी और दीर्घ ही हो जाएगा। ये द हलंत है, याद रखना है, इसमें इसमें कहीं से अ नहीं आया है, जगदीश। ठीक है, तो ये बन गया अपना यहाँ पे जगदीश। और एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल दिग्गज। बोलते हैं ना कि कोई दिग्गज आ रहे हैं, तो दिग्गज कैसे बनते हैं, तो दिग्गज का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिग्गज तो वैसे वागीश जैसा ही हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं दिग्गज को। दिग्गज का मतलब होता है कि बहुत, जैसे कि बड़ा आदमी हो जाता है उसको हम लोग दिग्गज बोलने लगते हैं, तो वही दिग्गज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो दिग्गज का मतलब होता है दिक, दिक प्लस गज से बने हुए हैं। ठीक है, दिग्गज। तो यहाँ पे हो गया दी, क, क किसका हो गया, झल प्रत्याहार में है क, तो क के स्थान पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले देख लेते हैं। इस क जो है झल प्रत्याहार में, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा अपने पास ग, सिंपल। तो बनेगा कैसे, दी ग हलंत, और यहाँ पे गज तो है ही, तो कैसे बन जाएगा, दी आधा ग पूरा ग ज, दिग्गज। यही बन गया दिग्गज, ऐसे लिखेंगे। तो जब हमको ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है तो हिंदी भी हम शुद्ध लिखने लगते हैं, हिंदी में भी गलती नहीं करते हैं। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है कि हिंदी में बार बार फिर गलती होते रहता है, तो वो गलती करने से हम बच जाते हैं। जैसे कि एक और शब्द होता है अजंत। अजंत कैसे बनता है, तो अच प्लस जंत से बनता है, अच प्लस अंत से बनता है, अच प्लस अंत। तो यहाँ पे क्या है, च वर्ग है, तो च वर्ग जो है यहाँ पे, च मतलब कि चौथा जगह में का है, तो ये भी झल प्रत्याहार में आता है च। झल में सब चीज आएगा, क ख ग घ, जाके झल प्रत्याहार जो हम लोग पढ़े हैं प्रत्याहार वाला, उसमें से देखा भी जा सकता है। तो अब ये च वर्ग किस में बदल जाएगा, च के जगह पे क्या आ जाएगा, ज आ जाएगा, तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ण आ जाएगा, तो झ हलंत हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे अ फिर ज हलंत प्लस अंत। तो यहाँ पे हो जाएगा ज हलंत में मिलेगा तो पूरा ज बन जाएगा, नहीं तो आधा था पहले अजंत। हो गया ये अपना, पूरा बन गया कंप्लीट। तो ये कौन सा सूत्र हो गया अपना? ये हो गया झलाम जसो अंते। तो ये यहाँ तक हमने 3 सूत्र का देख लिया कि 3 सूत्र कैसे कैसे काम करते हैं। एक और सूत्र इसमें देखते हैं झलाम जसो अंते के बाद, जो वो सूत्र है उसका नाम है तोरली। उसका नाम क्या है? तोरली। चौथा नंबर सूत्र है, ठीक है, 4th नंबर सूत्र है वो। 4th नंबर सूत्र है, क्या है इसका सूत्र का? तोरली। ये हो गया यहाँ पे। इसमें ये बोला गया कि यदि प्रथम पदांत स्थित वर्ण तवर्ग हो और पर वर्ण ल हो तो पूर्व वर्ण यानी कि तवर्ग का पर सवर्ण हो जाता है। ये इसका मीनिंग हुआ। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्रथम जो वर्ण रहेगा अंत में वो क्या हो? तवर्ग हो। यहाँ पे जो हम लोग का रहता है पूर्व वर्ण और पर वर्ण ये है। तो पूर्व वर्ण को क्या बोला गया, क्या हो यहाँ पे? पूर्व वर्ण क्या हो? तवर्ग हो। पूर्व वर्ण तवर्ग हो और पर वर्ण ल हो। पर वर्ण में क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना चाहिए ल। ऊपर वाला जो सूत्र था बढ़िया था, झलाम जसवंत है, उसमें हमको पर के बारे में चिंता ही नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ पूर्व के बारे में चिंता करना था। इसमें लेकिन दिया गया है कि पूर्व वर्ण यदि तवर्ग हो और पर वर्ण क्या हो? ल हो। तो पूर्व वर्ण यदि तवर्ग हो और पर वर्ण ल हो तो पूर्व वर्ण का पर स्वर्ण हो जाता है, यानी कि तवर्ग किस में बदल जाता है? ल में बदल जाता है। पूर्व वर्ण किस में बदल जाता है? सीधे सीधे ल में बदल जाता है, पर सवर्ण हो जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि पूर्व वर्ण यदि तवर्ग हो और पर वर्ण ल हो तो पूर्व वर्ण का पर सवर्ण यानी कि पर के समान हो जाता है, यानी कि ल हो जाएगा। पर के समान होने का मतलब पर ल है तो ल हो जाएगा। एग्जाम्पल से इस चीज को देखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई बहुत तल्लीन होके बैठा हुआ है। तल्लीन का मतलब कैसे बनता है? तल्लीन तो तत् प्लस लीन से, ठीक है। तत् प्लस जो लीन होता है उससे बनता है तल्लीन। तो कोई बहुत तल्लीन होके बैठा हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे? बोलते हैं ना वो पूरा तल्लीन है अपने काम में, तो तत् प्लस लीन। तो यहाँ पे तो हलंत है और यहाँ पे ल है। यहाँ पे क्या है? ल हलंत है। तो हलंत के स्थान पर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तोड़ली सूत्र से पूर्व वर्ण तवर्ग हो गया, पर वर्ण ल हो गया, तो तवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? ल हलंत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ल हलंत प्लस लीन, तो क्या लिखेंगे? तल्लीन। ये बन गया। अब इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है? कोई सोच सकता है कि ऊपर में भी तो ऐसा ही था कुछ कुछ, झलाम जसवंते में, कि तो जब था ही तो जब तवर्ग आ गया झल प्रत्याहार में का तो उसके जगह पे द कर देते हैं, तो था द कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अपना तो है, तो के बदला में ल क्यों कर दिए? ये तो के बदला में हमको द कर देना था। तो नहीं, ये नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि सूत्र का जो अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं उसका स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिसिटी, कि जहाँ पर एक ही जगह पे 2 सूत्र या 3 सूत्र अप्लाई होने लगते हैं तो हम किस सूत्र को अप्लाई करेंगे जो ज़्यादा स्पेसिफिक हो, ठीक है, ज़्यादा छोटे चीज़ के लिए बना हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें चीज़ों को सोचनी पड़ती है। जैसे कि क्या होता है कि मान लेते हैं कि घर का दीवार है, ये पूरा बड़ा दीवार है,
तो पूरा बड़ा दीवार को हमने व्हाइट से पेंट किया। ये अपना पहला नियम बनाए कि हम दीवार को व्हाइट से पेंट करेंगे, तो कर दिए। व्हाइट से पेंट करने के बाद हमें बाद में मन आया कि हम दीवार पे एक फूल बनाना चाहते हैं। तो फूल बनाना चाहते हैं तो पहला नियम तो ये था कि हम व्हाइट से पेंट करें, लेकिन बाद में आ गया कि फूल भी बनाना है। तो फूल बनाने को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो अब जिस जगह पे फूल बनेगा उस जगह पे व्हाइट के ऊपर दूसरा सूत्र अप्लाई हो गया। लाल, गुलाब का बनाना है तो लाल, चाहे और कोई भी। तो इसी प्रकार से इसमें भी हो रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर वाला सूत्र भी झलाम जसवंते अप्लाई हो रहा है। दिख रहा है कि त वर्ग है, पूर्व वर्ण अगर त वर्ग है तो वर्ग भी तो एक प्रकार से 4 वर्ण तक अगर रहेगा तो झलाम जसवंते भी लग जाएगा, क्योंकि त वर्ग का जो 4 वर्ण है त थ द ध, ये भी तो किस में आता है, झलाम जसवंती में भी आता है, लेकिन हम उसको नहीं अप्लाई करेंगे। ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया टोटली, तो इसलिए यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, शब्दों को ध्यान पे रखना है कि कब कौन सा सूत्र का स्पेसिफिक ज़्यादा हो गया। जैसे ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है तो एक चीज़ को छोड़ के हम अगला चीज़ पे चले जाते हैं, है ना। तो उस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे तल्लीन के बारे में। इसी प्रकार के, इसी के आधार पे एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे। वो एग्जाम्पल क्या होगा, उल्लंघन। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग ये यूज करते हैं उल्लंघन। कैसे कर सकते हैं इसका यूज उल्लंघन का, देखना है यहाँ पे। उत प्लस लघनम, यहाँ पे अपने पास दोनों वर्ड लिख देते हैं। पहला आ गया उत और फिर आ गया लघनम। तो यहाँ पे पहला वर्ण तो वर्ग आ गया, पूर्व वर्ण तो वर्ग आ गया, और इधर में क्या है, ल है। तो अब पे कौन सा यहाँ पे सूत्र लगेगा, फिर से तोरली। तो तोरली सूत्र से क्या हो जाएगा, तो के स्थान पे क्या हो जाएगा, पर सवर्ण पर के समान, यानी कि लहलंत आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, उ लहलंत लगनम। तो कैसे लिखेंगे, उ आधा ल पूरा ल घ नम, उल्लंघन। तो ये अपना यहाँ पे आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं इस सूत्र का कि और इसका यूज होता है क्या कहीं पर, उसको भी देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए आ जाएगा अपने पास महान लाभ, इसको हम जोड़ना चाहते हैं। किसको जोड़ना चाहते हैं, महान लाभ को जोड़ना चाहते हैं। महान प्लस लाभ हो, तो न हलंत के मतलब में क्या आएगा, यहाँ पे न हलंत है और इधर में क्या है, ल है, ठीक है। तो फिर से ये न हलंत जो है किस में का हो गया, तो वर्ग में का हो गया, तो थ द ध न, इसके जगह पे भी पर के समान, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ल हलंत आ जाएगा। तो हम फिर इसको कैसे लिखेंगे, म हा न के जगह पे ल हलंत रहेगा, और यहाँ पे तो लाभ अपना है ही। तो अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माँ म हा आधा ल पूरा ला भ, महालाभ। तोड़ेंगे तो कैसे कैसे तोड़ेंगे, म हलंत प्लस अ, ह हलंत प्लस आ, ल हलंत, फिर ल हलंत प्लस आ, भ हलंत प्लस अ, महालाभ। तो इस प्रकार से ये अपना आ गया, चौथा सूत्र भी हो गया तोरली। इसके बाद एक और सूत्र हम देख लेते हैं जो कि है आसान है ये सूत्र एक प्रकार से। इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है इस सूत्र में, यरु अनुनासिके अनुनासिको वा। इस सूत्र का क्या है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। पांचवा नंबर अपना सूत्र है, यरो नु नासिके नुनासिको वा।
ठीक है। यानी कि ये बोला गया कि यदि पूर्ववर्ती यानी कि जो पूर्व वर्ण हो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे भी दोनों वाला वर्ण का ध्यान रखना है, पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों वर्ण का ध्यान रखना है। यानी कि पूर्व वर्ण यदि यर प्रत्याहार का हो, पूर्व वर्ण किस प्रत्याहार का हो, यदि यर प्रत्याहार का हो, यर प्रत्याहार का हो, और तो यानी कि पूर्ववर्ती यर के स्थान पे उसी वर्ण का अनुनासिक हो जाता है। यानी कि यर के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, लास्ट वाला पंचम वर्ण, अंग, ञ, अण, ये सब अनुनासिक हो जाता है। तो पूर्व वर्ण यानी कि यर के स्थान पे अनुनासिक हो जाता है यदि यर प्रत्याहार के बाद भी अनुनासिक हो। यानी कि पर वर्ण भी यदि अनुनासिक रहेगा, यानी कि यदि पर वर्ण पूर्व वर्ण यदि क्या हो, यर प्रत्याहार हो और पर वर्ण अनुनासिक हो, तो पूर्व वर्ण यर के स्थान पे क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, अनुनासिक हो जाता है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को यहाँ पर। पूर्व वर्ण यदि यल प्रत्याहार का हो, पर वर्ण अनुनासिक हो, तो पूर्व वर्ण में जो यल प्रत्याहार है उसके स्थान पे अनुनासिक हो जाता है। अब इस चीज को ध्यान से देखेंगे, यल प्रत्याहार में क्या क्या आता है, अगर हम लोग ध्यान से देखने जाएं कि यल प्रत्याहार में क्या क्या आता है, तो हम लोगों को ये दिख जाएगा। यह किसमें है, यह कहाँ पर है, है वरट, पांचवा, पांचवा में ही यह है वरट में यह, वहां से लेके र 13वां सूत्र में जाता है लास्ट तक। यानी कि लगभग लगभग इसमें सब व्यंजन आ गया। ठीक है, सब व्यंजन आ गया, ह को छोड़ के इसमें लगभग लगभग सब व्यंजन आ गया यर प्रत्याहार में। तो इसके आधार पे एग्जाम्पल देखते हैं, यर प्रत्याहार में ह को छोड़ के सारा व्यंजन आ गया, यदि अगर हम लोग जाके देखेंगे सूत्र को प्रत्याहार वाला तो उसमें पता चल जाएगा। अब इसके स्थान पे एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, तो जगत प्लस नाथ कैसे हो जाएंगे, ये कैसे इसमें ये सूत्र लगेगा, ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे क्या है, अपने पास सबसे पहले त हलंत है, पूर्व वर्ण त हलंत है, और पर वर्ण क्या है, न हलंत है। तो पूर्व वर्ण जो त हलंत है ये तो वर्ग हो गया, यल प्रत्याहार में है ही, सारा व्यंजन आता है। ठीक है, ये सिर्फ ह को छोड़ के तो वर्ग में से त भी आ गया। न ये अनुनासिक है, त थ द ध न, अनुनासिक किसको बोलते हैं, पांचवा वर्ण जो होता है लास्ट वाला, य, अण, अंग, ये सब अनुनासिक होते हैं, तो न है। तो ये तवर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तवर्ग के स्थान पर भी न हो जाएगा। तो कैसे इसको लिखेंगे अब हम लोग, ज, ग, न हलंत प्लस नाथ, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ज, ग, आधा न, पूरा न, नाथ, जगन्नाथ, हो गया जगन्नाथ, बन गया अपने जगन्नाथ शब्द। और देख लेते हैं इसके आधार पे, वांग्मय, वांग्मय कैसे बनता है, वांग्मय कैसे बनता है, तो वाक, वाक मतलब वाणी और प्लस मय, मयम लिख देते हैं, वांग्मय हो जाएगा यहाँ से। तो क हलंत है और इधर में म है, तो म पांचवा है, प फ ब भ म। तो क जो कि यर प्रत्याहार का है वो किस चीज में बदल जाएगा, यहाँ से क जो कि यर प्रत्याहार के किस चीज में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे यहाँ पे, वांग्मयम। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे पूरा पूरा, वा ग म य म, वांग्मयम। वांग्मय मतलब होता है विस्तार, वैदिक वांग्मय मतलब वैदिक वेदों का विस्तार, उसको बोल देते हैं वांग्मय। सच्चा मित्र को क्या बोलते हैं, सन्मित्र बोलते हैं, सच्चा मित्र, सत प्लस मित्र, उसको जोड़ के देखते हैं कि सत प्लस मित्र कैसे बनेगा।
क्या उसमें भी ये अपना सूत्र अप्लाई होगा? यरो अनुनासिकी अनुनासिको वा, संत प्लस मित्रम, सत प्लस मित्रम। तो यहाँ पे है अपना त हलंत और यहाँ पे है म। तो फिर से यहाँ पे अनुनासिक आ गया म। तो यहाँ पे जो त है ये किस चीज में बदल जाएगा? अपना अनुनासिक में बदल जाएगा कि त के जगह पे क्या आ जाएगा? म हलंत आ जाएगा। तो सन म हलंत नहीं, त के जगह पे क्या आएगा? सन मित्रम, त थ द ध न, उसी चीज का आएगा। जो रहता है यहाँ पे इधर में उसी का वर्ण में बदलता है, ठीक है, इधर वाला नहीं। तो त थ द ध न हो जाएगा। ये नहीं कि पापा पापा म जो उधर है उसको ले आ देंगे, वैसा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे वांग्मय था तो क का बदला था अंग में, यहाँ पे त था तो इधर का न बदला था, न की जगन्नाथ में का लास्ट वाला न था तो उसके वजह से न आ गया, नहीं, त के वजह से न आया है जगन्नाथ में कि त थ द ध न। उसी प्रकार से क था तो क ख ग घ अंग आ गया वांग्मय में, तो यहाँ पे जब त है तो त थ द ध न आ जाएगा, न की इधर वाला म देख के म ला देंगे, नहीं वैसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये त है ये किस चीज में आ जाएगा? त थ द ध न हलंत आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? सन्मित्र, स न हलंत प्लस मित्रम, तो सन मित्रम हो गया यहाँ पे। सन्मित्रम यानी कि सच्चा मित्र, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सन्मित्रम। एक और शब्द देख सकते हैं, उन्नति। हम सब कोई उन्नति करता है तो वही है उन्नति यहाँ पे। तो उन्नति कैसे है यहाँ पे, इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे है उत प्लस नीति, उत प्लस नीति। उन्नति का मतलब क्या हो गया? उत्कृष्ट नीति एक प्रकार से, यानी कि बढ़ना भी, आगे बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं आगे। तो हलंत यहाँ पे तो है ही अपना पहले जो रहना चाहिए। इधर का पर वर्ण क्या हो जाएगा? न हलंत हो जाएगा, न हलंत प्लस हर्ष ही करेंगे तो न हलंत आ जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि अनुस्वार है तो ये वाला जो यहाँ पे त हलंत है यर प्रत्याहार में का, ये भी क्या चीज में बदल जाएगा? त थ द ध न हो जाएगा। ये वाला देख के नहीं किए, ये वाला त थ द ध न में बदल गया अपना। तो इसको कैसे लिखेंगे? उन नीति, तो ऊ आधा न पूरा न, नीति उन्नति, तो ये बन गया अपना। इस प्रकार से हम लोगों को अपना सूत्र बनाते आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे व्यंजन संधि शुरू किया था, व्यंजन संधि किसे कहते हैं उसको देखें। उसके आधार पे 5 सूत्र भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और भी 3-4 सूत्र इसके बाकी हैं, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा अपना विसर्ग संधि। संस्कृत का जो संधि है एक प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसके बिना संस्कृत के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इस पे मेहनत करना, इसको दिमाग में लगाना, दिमाग में रखना, अधिक से अधिक शब्दों का प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। शब्दों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिख लिख के बार बार वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे, किताब में आए हुए शब्दों को नहीं तोड़ेंगे, अलग अलग शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे, तो संधि समझ में नहीं आएगा। क्योंकि संधि कुछ नहीं है, वर्ण और शब्दों का खेल है। तो वर्ण और शब्दों का खेल को समझना होगा, वर्णों के मतलब को समझना होगा, कैसे कैसे वर्ण आपस में मिल रहे हैं, शब्द कैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे कैसे जुड़ रहे हैं। जब तक से हम ये वर्ण और शब्द के खेल को नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, उनके अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर संस्कृत समझ में नहीं आएगा। ये मेन चीज़ है यहाँ का।